बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे और दिन का आगाज कर चुके होंगे। आज हम आगाज करेंगे उस बात से जिसको 77 साल बीत चुके हैं और मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्द जुल्म और सितम और बर्बरियत का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 5.5 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है और भारत ने काले कवानीन के जरिए कश्मीर में सख्त तरीन कर्फ्यू नाफिज कर रखा है, जिसकी वजह से कारोबारी जिंदगी मुअत्तल है। लोग घरों में मैसूर होकर रह गए हैं और खाने पीने की अशिया के अलावा अद्वियात तक की किल्लत है। मकबूजा कश्मीर में बसने वाले मुसलमानों को आए रोज़ खून में नहलाना और जेलों में अजियत देना मामूल की कार्रवाई बन चुका है। और एक तरफ ये खून आलूद वादी जहां जन्नत नज़ीर के नाम से जानी जाती है, वहीं इस जन्नत में शोहदा का खून भी महकता रहता है। नौजवान लड़कों को बारूद बांध कर टुकड़ों में तकसीम करना और बुजुर्ग बूढ़ों को जेलों में घसीटना अब खेल तमाशा ही बन गया है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की जो संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं उनकी शदीद मजम्मत की है। और यौम यकजहती कश्मीर पर चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विसेज चीफ्स का कश्मीरियों को जद्दोजहद की हिमायत का ऐलान किया है। और ISPR के मुताबिक हम कश्मीरी अवाम के नाकाबिल तस्खीर जज्बे को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। कश्मीरियों ने कई दहाइयों के जबर, बर्बरियत और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को बर्दाश्त किया है। जुल्म के मुकाबले में कश्मीरियों का गैर मुतज़लज़ल अज़्म पूरी कौम के लिए हौसले और तहरीक का मीनार है। हम कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आज़ादी और वक़ार के लिए हर मुमकिन हिमायत जारी रखेंगे। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कश्मीरियों को उनका हक ज़रूर मिले। और आज का दिन जो सेलिब्रेट हो रहा है इसका यही मकसद है कि याद दिलाया जाए भारतीय मजालिम का शिकार है हमारे कश्मीरी बहन भाई और हम उनसे इजहार यकजहती कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और अफसोसनाक खबर है, वो शामिल करते हैं इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। उनका इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। वो इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे और एलामिये के मुताबिक इंतकाल के वक्त उनके अहले खाना उनके पास मौजूद थे। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी ने अपने जानशीन की नामजदगी अपनी वसीयत में ऑलरेडी कर दी थी, जिसका ऐलान अहले खाना और जमात के रहनुमाओं की मौजूदगी में किया जाएगा। तदफीन के वक्त और मकाम का ऐलान अभी नहीं किया गया है। उन्होंने 1957 में इमामत संभाली थी और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 20 बरस थी। प्रिंस करीम आगा खान के 3 बेटे रहीम आगा खान, अली मोहम्मद आगा खान और हुसैन आगा खान हैं, जबकि एक बेटी जहरा आगा खान भी हैं। सेहत और तालीम के हवाले से दुनिया भर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पसमानदा तबकात की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने में सर्फ की और प्रिंस करीम आगा खान को मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ खिताबात और एज़ाज़ात से भी नवाजा, जिसमें हुकूमत बरतानी की जानिब से हिज हाइनेस का खिताब उनको मिला और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से निशान इम्तियाज़ का एजाज़ शामिल है। पाकिस्तान में भी इस बड़ी कदर व मंजिलत से उनको देखा जाता है और उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाता है। बिल्कुल, पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें मिसाली खिदमात हैं और दुनिया भर के जमात खानों में अभी दुआया तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है और हम भी दुआ गो हैं। इस्माइली कम्युनिटी के जो रूहानी पेशवा हैं प्रिंस आगा करीम खान जो इंतकाल कर गए उनके लिए और उनकी जो ख़ास तौर पर एफ़र्ट्स हैं दुनिया भर में जो उन्होंने की और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने की, गिलगित बल्तिस्तान में जो उन्होंने काम किया, वो सब हमेशा याद इसी तरीके से रखा बिल्कुल। अब हम सियासी मंजरनामे पर भी नजर डालते हैं। दुनिया में तो इस वक्त हलचल है, डोनाल्ड ट्रंप के बयानात मुसलसल जारी हैं, रोज़ वो खबरों की जीनत बने होते हैं और अब जंगबंदी मुआहदे के ऊपर भी जो उन्होंने बात की है वो भी दुनिया में एक नई वेव लेकर आ रही है। इवन ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म की जानिब से भी बयानात सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे की बात करें तो सब 8 फरवरी की तैयारियों पर लगे हैं। इस वक्त 8 फरवरी में पाकिस्तान में मैच भी होने वाला है, सैफरी की जो सीरीज़ है वो होने वाली है और उसके साथ साथ 8 फरवरी को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा नई हुकूमत को और इलेक्शन को, जिस पर एहतजाज करने वाली है PTI। सियासी मंजरनामे पर नज़र डालेंगे बड़ी खबर। जनाब, बानी PTI ने आर्मी चीफ के नाम 2 रोज़ कबल एक खुला खत लिखा और उसमें कई पहलुओं को उजागर भी किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इस हवाले से ये कहा है कि बानी PTI का खत पढ़ा ना देखा, खत पर आर्मी चीफ का जवाब आया तो खैर मकदम करेंगे।
खान साहब ने कल ओपनली कहा है, जेल में जब मुलाकात हुई है, मुझे वकील भी थे, वहाँ 9 जर्नलिस्ट भी थे, खान ने उनको एड्रेस किया और खान साहब ने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है, मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं 2 डेटों पे नहीं जा चुका था। और खान साहब ने उनके मदनजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। तो खान साहब ने अपने दिल का इजहार वहाँ खुल करके किया है कि दीज आर द रीजंस, और उनकी तरफ से अगर कोई रिस्पांस आता है तो हम वेलकम करेंगे, होना चाहिए। खत पर सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला है। एस्टैब्लिशमेंट को ऐसा कोई ख़त वसूल करने का रत्ती भर भी शौक नहीं है और वाज़े बता चुके हैं मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करें। इस पर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि मायूसी की इंतहा पर ऐसी खतूत नवीसी जन्म लेती है। कभी आप मुज़ाकरात की तरफ भागते हैं, कभी किसी से मुलाकात का कहते हैं, कभी कहते हैं कि हमारा चैनल खुल गया है, कभी 360 सफ़ात का ख़त लिख देते हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ एक ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर चुकी है और इस हवाले से मुलाकातें भी जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर के घर पर अपोजिशन रहनुमाओं का इकट्ठ हुआ, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, महमूद अचकज़ई, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, PTI के KP के सदर, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर और दीगर रहनुमा शरीक हुए। इलामे के मुताबिक धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया, इकट्ठे चलने का फैसला किया गया, एजेंडे के लिए कमेटी कायम करने का भी फैसला हुआ है। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने किसी का नाम लिए बगैर 2 टोक अल्फाज में तहरीक इंसाफ की क़यादत से कहा है कि वो पहले हमारे साथ अपने मामलात को हल करें। इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मज़ीद कोई हक़ हासिल नहीं है। उनको फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर असर-ए-नौ इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अगर वाकई आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, अखलाकी तौर पर उसको फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने नया दावा कर दिया है और बैकडोर राब्तों का इंकशाफ करते हुए बताया कि 4 अक्टूबर के बाद बाज़ाब्ता राब्ते शुरू हुए। बानी PTI को नथिया गली, गवर्नर हाउस, बनी गाला या फिर वज़ीर आला हाउस मुंतकिल होने की तजवीज़ थी। 26 नवंबर से बानी PTI की मुंतकिली के लिए 80% मामलात ऑलरेडी तय हो चुके थे और 26 नवंबर के बाद मामला 90% तक पहुँच गया था, मगर बानी PTI ने मुतालबा किया है कि उनकी मुंतकिली से पहले कारकुनों को भी रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि वो और दीगर अफराद भी बानी PTI की मुंतकिली के लिए काम कर रहे हैं, मामला तय करने के लिए मजीद मुलाकातें भी करेंगे। ये है जी हमारी ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन जिस पर हमने करनी है डिस्कशन। हमें ज्वाइन कर चुके हमारे सीनियर आमिर लियासराना साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आमिर साहब, सबसे पहले तो एक ख़त जिसका बड़ा जिक्र है शहर इक़्तिदार में गुज़िश्ता 2-3 दिन से, कैसे देखते हैं आप इसको और क्या लगता है आपको कि ये जो खुला ख़त है इसको लिखने के मकासद क्या हो सकते हैं? देखिए, इमरान खान साहब की अपनी तौजीहात और तरजीहात हैं। ज़ाहिर है कि वो मुखातिब होके और उनकी पार्टी जो तासुर दे रही है कि देखें हम तो फ़ौज के साथ हैं और हम बात करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ से जो जवाब आया ख़त का कि ख़त मिला भी नहीं है और 14 साला कैदी मुजरिम की तरफ से एक ख़त आया है जिसकी हमें कोई दिलचस्पी नहीं। और उसकी ज़ाहिरी बात यही है कि जब खलीज फ़ौज के दरमियान में लीडरशिप खुद सियासी बढ़ाए और कभी उनको मीर जाफ़र कहे, कभी कुछ नाम दे, कभी या पार्ट 2 करार दे और कल उनके वकील ने उन्हें जनरल डायर के नाम से मौसूम किया, तो आपके ख्याल में क्या ये कोई फ़ायदेमंद अप्रोच हो रही है? वो तो ये हो रहा है कि देखें हम आप फ़ौज के साथ खड़े हैं लेकिन आप खड़े नहीं हैं और एक खलीज मज़ीद बढ़ाने की नज़र आ रही है, जिसके जवाब में ये भी मैसेज आया कि देखें हमने रूटीन में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अगर कोई बात होती भी थी तो इस दफ़ा इसलिए उसे इग्नोर कर दिया गया कि अहमियत देने का मकसद नहीं था। अब जो इतनी लंबी आपने बात भी की कि क्या क्या पेश मंज़र और पस मंज़र है कि अली अमीन गंडापुर कुछ कह रहे हैं और चेयरमैन जो पार्टी के उनके इमरान खान के अपने बनाए हुए हैं बैरिस्टर गौर, वो कह रहे हैं मैंने ख़त देखा नहीं है लेकिन जवाब आना चाहिए उसका। अब ये सारी सिचुएशन में ख़त गया है फंस, क्योंकि जवाब आए बगैर जवाब ये दिया गया है कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप अगर हमें कोई ख़त लिख रहे हैं कि उसका जवाब भी दिया जाए, बल्कि हम उसके मुंतज़िर भी नहीं है, ना ही हम उसमें दिलचस्पी रखते हैं।
दिलचस्पी तो आमिर साहब दूसरी तरफ से भी दिखाई नहीं देती। बैरिस्टर गौहर खुद कह रहे हैं कि उन्होंने खत जो है नहीं देखा है, लेकिन उसका जवाब आना चाहिए। तो ये तो पीटीआई की भी नॉन सीरियसनेस दिखाती है इस खत को लेकर। लेकिन ना ट्विटर पे खत पहले पब्लिक में जारी किया अडियाला जेल में, जैसे बैरिस्टर गौहर कह रहे थे, हमारे इमरान असगर भी वहीं पे थे, और फिर उसको ट्विटर पे जारी कर दिया गया, एक्स पे पोस्ट हो गया, लोग बात कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन वो खत बाज़ाब्ता तौर पे पब्लिक नहीं हुआ कि हाँ जी ये इमरान खान ने साइन करके और इसको भिजवा दिया है। तो पब्लिक खत का पब्लिक जवाब आ गया, और मैं जो हमने परसों रात भी चेक किया, कल भी किया, कि उधर से कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो किसी किस्म की करें। लेकिन इस खत की एक वजह बड़ी जो फौरी नौयत की है वो ये है कि वो बताना चाह रहे हैं कि देखें हाई कोर्ट इस्लामाबाद में जिस तरह नए जजेस आए हैं, अब उनको उनकी मर्जी का डिवीजन बेंच नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले उन्हें रिलीफ पे रिलीफ मिलता रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जब भी निचली सतह से सजा हुई तो वो जमानत भी हुई, सजा मुअत्तल भी हुई। तो अभी तो वो केस फिक्स नहीं हुआ है, और जब लगेगा नया बेंच मौजूद होगा तो खान साहब को कई किस्म की जहनी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, और वो कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख रहे हैं, आर्मी चीफ को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को एड्रेस करें, और कहीं गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, कहीं खुद पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को वो ब्लेम करते हैं कि ये सब कुछ आपने किया। अब बातचीत का या तो वो रास्ता जो इन्होंने चुना था और उसके बाद जो शर्त। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एक बार फिर से जिक्र करेंगे आज के ख़ास दिन का, यौम यकजहती कश्मीर आज हम मना रहे हैं, और आज के दिन को मनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो भारत है वो कश्मीरियों पर मजालिम तो ढा रहा है, लेकिन उन्हें तन्हा कभी ना समझे। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। आज के दिन रैलियां निकाली जा रही हैं, पाकिस्तान भर में कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया जा रहा है, स्कूलों में तातील का ऐलान किया गया है, और करीबन 77 साल हो चुके हैं कि भारतीय दहशतगर्दी मकबूजा कश्मीर में जारी है। जुल्म व बर्बरियत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, और 5.5 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है कि भारत ने जो काले क़वानीन के ज़रिए कश्मीर में सख्त तरीन कर्फ्यू भी नाफिज कर रखा है, जिसकी वजह से कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल है, लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, गो की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, और खाने पीने की अशिया के अलावा जो अद्वियात हैं उनकी भी शदीद किल्लत है। और मकबूजा कश्मीर में जो बसने वाले मुसलमान हैं उनको आए रोज़ खून में नहलाना और जेलों में अजियत देना तो मामूल की कार्रवाई ही बन चुका है। और ये आपको याद दिला दें कि 5 अगस्त 2019 में जो मोदी हुकूमत है उसने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया था। तो जो इंसानी हुकूक की सबसे बड़ी पामालियाँ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन आज के दिन हम उनसे इज़हार यकजहती कर रहे हैं, उनसे यकजहती इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस कर्ब से, जिस तकलीफ़ से वो गुजर रहे हैं उनको एहसास दिलाया जाए कि वो तन्हा नहीं है, हम उनके साथ हैं। इस पर हमने करनी है बात। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं शमीम शाल साहिबा, हुर्रियत रहनुमा हैं और कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने में कोशा रहती हैं हमेशा, तो उनको ही हमने मदऊ किया आज के दिन बात करने के लिए। बिल्कुल ठीक। शमीम साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि ये वो दिन है जब हम इज़हार यकजहती करते हैं कश्मीरियों के साथ। लेकिन आप देखें कि पूरे साल पर जो जुल्म बर्बरियत की एक दास्तान रकम की जाती है भारत की जानिब से, हम लोग वो कर्ब भी महसूस करते हैं। आज आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने आज ये जो बहुत ही अहम प्रोग्राम है, क्योंकि मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ रियासत पाकिस्तान का जो एक अहद है, एक वादा है कि वो हमारे साथ खड़े हैं, उस वादे को आज के दिन बिल्कुल दोहराया जाता है। न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, दुनिया जहाँ भी लोग रहते हैं वो कश्मीरी के साथ खड़े हो जाते हैं। गोया ये दिन इंटरनेशनलाइज हो चुका है कि कश्मीर की जो जस्ट मोमेंट है, जो उनका काज है वो हक पर मबनी है, उसके साथ सब लोग खड़े हैं। और आज हम शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तानी अवाम का, यहाँ के टीवी चैनल्स का, जो इस प्रोग्राम को हाईलाइट ही नहीं करे, हिंदुस्तान को ये दिखा रहे हैं कि हम हर कदम पर और हर जुल्म के खिलाफ कश्मीरी के साथ है। जो उन पर जुल्म किया जा रहा है हम इस जुल्म को नहीं भूले हैं, और हम जो उनकी तहरीक है कि खुद इरादत की तहरीक, उसके साथ खड़े हैं। ये दिन बहुत ही अहम है इसलिए भी कि दुनिया को ये बावर हो चुका है कि कश्मीर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए आज के दिन अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या सदर पाकिस्तान या यहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल दीनी जमातें, यहाँ के अवाम, यहाँ के लोग स्कूलों में डिमॉन्स्ट्रेशंस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, सड़कों पर निकल आते हैं
اور باور کراتے ہیں کہ کشمیری اکیلے نہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بے شک, اور ہم ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے, اور پاکستان نے ہر فورم پر آواز بلند کی ہے کشمیریوں کے حق کے لیے, آگے بھی کرتا رہے گا. کیا کہیں گی شمیم صاحبہ, پاکستان یہ مسئلہ سفارتی سطح پر جو ہے وہ حل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشاں بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید پاکستان کو کن خطوط پر اقدامات کی ضرورت ہے کہ مسئلہ کشمیر اٹھایا جائے اور یہ جو بھارت کا مکروہ اور مکار چہرہ ہے وہ بے نقاب کیا جائے؟ دیکھیں, جس طرح 1990 میں قاضی حسین احمد مرحوم نے اس وقت کی قیادت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو پرائم منسٹر تھی اور نواز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے ساتھ, ان کے ساتھ مل کر اس دن کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر منانے کے لیے پوری پاکستان کے تمام جو ریاست کے ادارے تھے, فارن آفیسز تھے, یہاں کے ڈپلومیٹس تھے, بیوروکریسی تھی, ہر ایک کو یہ باور کرایا گیا اس دن کہ یہ کاز جو ہے اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی قوت ہے وہ پاکستانی عوام ہے, اور کشمیر چونکہ نہتے ہیں ان کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے. تو پہلے ہم ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جو بزرگوں نے, جو ہمارے عوام نے اس میں قربانیاں دی ہے, ان قربانی کے پیچھے نہ صرف ایک بہت طویل داستان ہے بلکہ ایک جدوجہد ہے جو مسلسل جاری ہے, اور وہ بھی جاری ہے کہ اس کے خلاف, ہندوستان کے خلاف. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا ہائی لائٹ کرنے کے لیے پاکستان کے فارن آفس نے یا پاکستان کے ڈپلومیٹس نے یا پاکستانی عوام نے جو جہاں پر بستے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت کام کیا ہے اور آگے بھی بہت کام کرنا ہے. کیونکہ اس کو چونکہ کہا ہی جاتا ہے آپ 5 فروری کو انٹرنیشنل ڈے فار جسٹس اینڈ پیس فار کشمیریز, تو ہمیں آج دیکھنا ہے کہ پوری دنیا کی جو عوام ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے, ہماری مینس پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو اور مزید آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. میرے خیال میں 3 اہم اقدام ہیں جو کرنے چاہیے. نمبر 1, پاکستان کو دنیا پر یہ باور کرانا ہے کہ پیسفل ڈائلاگ بٹوین انڈیا, پاکستان اور کشمیر از ویری امپورٹنٹ, اور اس کے لیے ٹیبل سب سے بڑا نیگوسیشن جو ہے ڈائلاگ کے لیے ٹیبل پر بیٹھنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے دنیا کو راستہ نہ صرف فراہم کرنا ہے بلکہ ان کو یہ راستہ ہموار کرنے کے لیے دونوں پاکستان اور ہندوستان کو اعتماد میں لینا چاہیے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان چونکہ ایک بہت مضبوط وکٹ پر کھڑا ہے, وہ ایک پارٹی ہے اس کاز کا, اور اس قضیے کو حل کرانے کے لیے جس طرح سے ہندوستان نے اکھنڈ بھارت کے ایک خواب کو پورا کرنے کے لیے مقبوضہ ریاست میں 10 لاکھ فوجی لے کے وہاں بیٹھا ہے, اور آج کے دن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 3000 فوجی پھر مختلف جگہوں پر بھیجے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو یقین ہے کہ کشمیری چونکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. آپ نے ایبروگیشن آف 370 آرٹیکل کا بھی ابھی اظہار کیا ہے, اس کے باوجود انہوں نے وہاں پر ڈیمولیشن کی ہے بہت ساری چیزوں کی, انہوں نے 35A کو بھی ختم کر دیا ہے, انہوں نے باہر سے ریاست سے باہر کے لوگوں کو ریاست کے اندر بسانے کی کوشش کی ہے. اس کے باوجود الیکشن میں بھی ان کو یہ نظر جب آیا ہے کہ کشمیری ہمارے ساتھ نہ تھے نہ ہیں نہ رہیں گے, تو وہ مزید فوجی وہاں پر لا کے وہ مسلط کر رہے ہیں ایک مظلوم قوم پر, ایک تشدد اور ظلم اور مائٹ از رائٹ پالیسی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں 35 سال ہونے کو آئے ہیں, کشمیری ایک ہی سوال کر رہے ہیں, ایک ہی سوال کا جواب مانگ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے ایک ملک کا کہ ایک حصے نے ان سے آزادی کی ڈیمانڈ کی ہے. ہم ریکگنائزڈ ایک تنازع ہے, اور جس کے ساتھ اقوام متحدہ کی وہ ساری قراردادیں جو ڈزنز میں آپ کے پاس موجود ہے اس وقت, اگر ہم ان کو دیکھیں گے اور پھر اس وقت کے جو لیڈرشپ تھی ہندوستان کی اور پاکستان کی, انہوں نے وعدہ کیا ہے, اور جو سپر پاورز تھے وہ گارنٹیڈ ہے ان یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کی کہ کشمیر کا چونکہ مسئلہ جو ہے, کشمیر کا جو تنازع ہے اس کو حل کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا انسپریشنز آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر, تو ان کو موقع فراہم کیا جائے. پاکستان بہت اسٹرانگ وکٹ پر کھڑا ہے, اور اسی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے ہمیں ہر وقت بار بار اس کو ڈیمانڈ بھی کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ڈوزیئرز, ہمیں ہر چیز
दुनिया को फराहम करनी है कि किस तरह से हिंदुस्तान रियासत को तशद्दुद के ज़रिए, किस तरह कत्ल गारत के ज़रिए, किस तरह से ख़वातीन की बेहरमती के ज़रिए इस मसले को ख़त्म करने के लिए, आवाज़ को ख़त्म करने के लिए दबाव बढ़ा रहा है, लेकिन वो नाकाम हो चुका है। इसलिए डायलॉग इज़ द बेस्ट वे, जिसको हम कहते हैं वे फॉरवर्ड, कि डायलॉग बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड कश्मीरीज, ताकि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए रास्ता फराहम हो जाए। राइट, तो शमीम साहबा ये बताइएगा, पाकिस्तान तो अयादा किए हुए हैं, हिमायत गैर मुतज़लज़ल है कश्मीरियों की, लेकिन अक़वाम आलम से क्या शिकवा कर सकते हैं इस वक्त कि उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। 5 अगस्त 2019 को जो इक़दाम किया मोदी हुकूमत ने और जो खुसूसी हैसियत ख़त्म की, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अक़वाम आलम से क्या उम्मीद की जा सकती है कि जो करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, उसके मुताबिकत से इस वक्त क्या किया जा सकता है? देखिए, ये एक हकीकत है कि इस वक्त अक़वाम आलम, चूँकि इस एरा को कहते हैं इकनॉमिक एरा, इस वक्त इकनॉमिकली हिंदुस्तान की टाइज़ है यूरोप के साथ, यूके के साथ, अमेरिका के साथ बिजनेस टाइज जो है, इनके कारोबार है, इनकी इन्वेस्टमेंट है, उसको भी वो लोग देखते हैं। लेकिन जब मूवमेंट चलती है, तहरीकें उठती है, तो उन तहरीकों के पीछे न अक़वाम को देखा जाता है, न दुनिया के उन वादों को देखा जाता है जो वो एक दूसरे के साथ करते हैं, न बिजनेस फिर काम आती है। हमारे सामने रिसेंट मिसाल है हिंदुस्तान की। जब हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक शुरू हो गई तो हमने देखा है उस वक्त का जो सुपर पावर था वो बरतानिया था, उसका तो सारा इन्वेस्ट था इस हिंदुस्तान में। लेकिन वो जब तहरीक चली, मूवमेंट चली, तो पाकिस्तान वजूद में आया। तो इसीलिए हम नाउम्मीद नहीं है। हाँ, हालात अगरचे हमारे इस वक्त फेवर नहीं कर रहे हैं, अक़वाम आलम हिंदुस्तान को एक बड़ी मंडी की तरफ की नज़र से देख रहा है, लेकिन हम मायूस नहीं हैं। हम अपने स्टैंड पर और अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद है। साउथ सूडान की मिसाल मौजूद है हमारे पास, बहुत और सारी। इंडोनेशिया से किस तरह से एक इलाका लेके, क्योंकि वो रिलीजियस बुनियादों पर लिया गया है, यहाँ अवामी एक डिमांड है, अवाम की न सिर्फ डिमांड है, अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी रेजोल्यूशंस है। अगर अक़वाम आलम आंखें बंद करेगा तो उनका अपने ही इदारों पर, अपने आप पर एतबार नहीं है, फिर वो खुद ही बेवफाई भी करेंगे, झूठे साबित होंगे, और उनका हशर भी उसी तरह से होगा जिस तरह लीग ऑफ नेशन का हुआ था। लेकिन कश्मीरियों ने किसी पर रिलाई नहीं किया, हमने सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर और उसके बाद पाकिस्तान के अवाम पर कि वो हमारे साथ खड़े हैं। और ये जो रिश्ता है लाजवाल रिश्ता, इंशाअल्लाह तहरीक आज़ादी की बुनियाद भी यही था। जब बरसगीर की तकसीम हुई थी तो उस वक्त भी हमारा पाकिस्तान के साथ रिश्ता कायम हो चुका था, उससे पहले भी, और आज भी, और आइंदा भी ये कायम रहेगा। उसके लिए मिल के हमें कोशिश करनी है। हमें दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सपोर्ट करे या न करे, हम अपने आप पर भरोसा किए हुए। बहुत शुक्रिया शमीम शॉल साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। आज के ख़ास दिन के हवाले से आपने हमसे गुफ्तगू भी की, और बिल्कुल कश्मीरी डटे हुए हैं और हम उनके साथ हैं, हम हर सूरत में उनके साथ हैं। और हम यही कहेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल होना चाहिए, और अब बहुत वक्त हो गया, अब इस मसले को हल हो जाना चाहिए। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहना चाहेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी आया नो कहेंगे हम न्यूजीलैंड टीम को, क्योंकि आज वो पहुंच चुकी है 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज में शिरकत के लिए। ऑकलैंड से बरासत दुबई, लाहौर पहुंच गई है और आज न्यूजीलैंड की टीम आराम करेगी। न्यूजीलैंड की टीम आज मुकम्मल आराम के बाद कल से प्रैक्टिस सेशन शुरू करेगी, उसका आगाज़ होगा। और 3 मुल्की सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कदाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बताते चलें कि दोपहर 2 बजे ये मैच शुरू होगा। तमाम लोगों की नज़रें इस वक्त 8 फरवरी को इस मैच की जानिब हैं और स्क्वाड्स का भी ऐलान हो चुका है। तमाम बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान की जानिब से इस मैच में खेल रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि जो प्रेडिक्शंस दी जा रही हैं कि कौन ये मैच जीतने वाला है, तो ये कहा जा रहा है कि 58% चांसेस हैं कि पाकिस्तानी ये मैच जीत जाएं। क्योंकि अगर पिछले 5 मैचेस का रिकॉर्ड देखा जाए तो उस रिकॉर्ड के मुताबिक 5 मैचेस में 3 जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान जीत चुकी है और 2 मैचेस जो हैं न्यूजीलैंड के नाम रहे हैं। तो इसके मुताबिक 58% चांसेस हैं
کہ پاکستانی ٹیم ہی یہ میچ علی ایکسائٹمنٹ جو ہے نا وہ اسٹیڈیم کی بھی ہے ہم سب کو, کیونکہ پہلا جو تزئین و آرائش کے بعد میچ ہے وہ 8 تاریخ کو ہی ہونا ہے, اور تبھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ کیا کیا تیاریاں ہوئی ہیں. آلریڈی ہم آپ کو بتا تو رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ اپ گریڈیشن کا کام کہاں تک پہنچا ہے, مکمل ہو چکا ہے اور بالکل آخری مراحل میں ہے. تو وہ جب آپ دیکھیں گے میچ تو لیٹ سی کہ وہ کیسا لگتا ہے, آپ سب کو انتہائی پسند آئے گا, کیونکہ بڑا خوبصورت طریقے سے اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے. اور جی کل ہماری ٹیم نے بھی پریکٹس کی ہے جم کے, دیکھتے ہیں جی ان کی پرفارمنس پھر کیسی رہتی ہے. اس پر ہم یوسف انجم سے کچھ دیر میں بات بھی کریں گے کہ کیسا رہا پہلا پریکٹس سیشن. فی الحال ابھی ہم اپنی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو ویلکم کہہ رہے ہیں, اور جی ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہے کہ ایک بڑی اچھی اور نئی روایت جو ہے, نئی تو نہیں کہیں گے, ایک اچھی روایت جو ہے وہ جنم لے رہی ہے. ٹکٹس کا حال آپ نے دیکھ ہی رہا ہے, ٹکٹس اویلیبل ہیں, کچھ باقی رہ گئی ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے خرید لیں. جنوبی افریقہ کی ٹیم جمعے کو لاہور پہنچے گی اور ان کا ہفتے کو پہلا ٹریننگ سیشن ہوگا, اور ہفتے کو ہی نیوزی لینڈ اور پاکستان کا ٹاکرا بھی ہوگا. اس کے بارے میں گفتگو مزید ہوگی, لیکن ابھی جائیں گے ایک بریک پر. پروگرام کے دوسرے حصے میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچن گارڈننگ آج کل بہت زیادہ فیمس ہو رہی ہے, اور ہمیں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس پر کوئی سیگمنٹ کیوں نہیں کرتے. تو جناب سیگمنٹ مائنڈ میٹرز میں آج وقار احمد ملک جو ہے وہ ابن فاضل سے بات کر رہے ہیں کہ کچن گارڈننگ میں کیڑے مار سپرے جو ہے وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. آئیے ذرا جانتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز. کچن گارڈننگ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ گزشتہ 12-13 سال میں ایکسپریس نے کام کیا ہے. میں نے خود ڈاکومنٹریز بنائیں, اور کچن گارڈننگ کے فروغ کے لیے ہم نے کوششیں کرتے رہتے ہیں, آواز اٹھاتے رہتے ہیں. یہ کس قدر زبردست چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوال جو ہیں وہ میرے ذہن میں بھی آتے رہتے ہیں, آپ کے ذہن میں بھی آتے رہتے ہوں گے. یہ جو پیسٹیسائڈز ہیں, یہ جو کھادیں ہیں, ان کے حوالے سے کئی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں کہ یہ صحت کے لیے بالکل بھی مفید نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, زیادہ پروڈکشن کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے. تو کچن گارڈننگ کے ساتھ پیسٹیسائڈ جو ہیں, کیا ان کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اور اوورآل بڑے اسکیل پہ بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. پیسٹیسائڈ ایکچولی یہ معاملہ جو ہے یہ ہے کیا. سو ابن فاضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, انہیں سے پوچھیں گے. بہت شکریہ ابن فاضل صاحب. تھینک یو. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ان کھادوں کی طرف آتا ہوں, کہ مطلب اس میں بھی ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فوڈ بطور ضرورت ان کھادوں کی وجہ سے جس طرح ہماری پاپولیشن گرو ہوئی ہے, اس کو فوڈ کو ہم نے میک شیور کیا کہ ہر بندے کو کھانا, مطلب پہلے سے زیادہ فوڈ ہم نے پیدا کیا. تو اس کے پیچھے تو ہمیں یہی کھادیں وغیرہ شاید نظر آتی ہیں. کیا یہ بہتر ہے مطلب کھادیں, یا پھر وہ دوسرا نقطہ نظر ٹھیک ہے کہ یہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے؟ نہیں سر, کھاد جو ہے ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بھی کنٹینیوس ریسرچ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو یوریا کھاد ہم عام طور پہ زیادہ فصل میں ڈالتے ہیں, بیسیکلی یوریا کا جو سب سے بڑا پروڈیوسر ہے وہ نیچر ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسی. جو آسمانی بجلی ہے, جب بادل گرجتے ہیں, جب بجلی چمکتی ہے, تو وہ نائٹروجن آکسائڈ بناتی ہے, اس میں HNO3 بناتی ہے, اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ مل کے وہ یوریا پروڈیوس کرتی ہے. اور بیسیکلی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ دنیا بھر میں جتنے یوریا کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں دنیا بھر میں, ان سے جتنی یوریا پروڈیوس ہوتی ہے سال میں بادلوں کی گرج چمک سے اس سے 2 گنا زیادہ یوریا پروڈیوس ہوتی ہے. زمین کی زرخیزی کے ساتھ اس کا یہ جو نائٹروجن ہے ہوا میں, اس کو بریک کر کے اس کو یعنی کہ اٹامک مائکرو کی شکل میں دستیاب کرنا, یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے زبردست قسم کا. تو وہ مطلب ایسا یوریا کا بہت زیادہ نقصان نہیں, کیونکہ وہ نیچر بھی ہمیں دے رہی ہے اور ہم خود بھی ایڈ کر رہے ہیں. اچھا, جو اس سارے عمل میں جو خطرناک چیزیں ہیں نا سر, وہ ہیں پیسٹیسائڈس. پیسٹیسائڈس ہیں, فنجیسائڈ وغیرہ, کیونکہ فصل جب اگتی ہے اس پہ چھوٹے موٹے کیڑے جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں. اس کو جو روکنا ہے, اب اس کے لیے کمپریہنسو علم نہیں ہوتا کسی کے پاس بھی, نہ کسی نے پڑھا نہ سوچا, اور جو بیچنے والے ہیں ان کو صرف بیچنے سے غرض ہے. پیسٹیسائڈ کی جو تاریخ ہے نا, اگر اس پہ آپ تھوڑی سی نظر ڈالیں نا پچھلے 100 سال کی, تو وہ بڑی حیران کن ہے. سر, ایک جاپان کی ایک جگہ ہے, اس کے اندر ایک لیک بنی ہوئی ہے, مچھلیاں, اس میں مچھلیاں ہیں. وہ جاپان کے لوگ اس میں مچھلیاں نکال کے کھاتے ہیں, اور وہ پورا جو جزیرہ ہے یا جو اس ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ایک خاص قسم کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہونی شروع ہو گئی ہیں, ہاتھ ٹیڑھے ہونے شروع ہوئے, اسٹریس. اب دیکھا یار کہ یہ کیا ہے, وہاں پہ ریسرچر پہنچے, ڈاکٹر پہنچے, سارا کچھ کیا, اور الٹیمیٹلی پتہ یہ چلا کہ یہ جو باڈی ہے ان کی, ان کے اندر مرکری بہت زیادہ,
मरकरी बड़ा टॉक्सिक होता है और वो उनको जो है ना वो, अब ये सोर्स पता नहीं चल रहा कि ये मरकरी कहाँ से आ रहा है। जब वो मज़ीद रिसर्च बढ़ी तो पता चला कि जो मछली खाते हैं ये मछली के अंदर से मरकरी जो है इनके अंदर आता, और वो मरकरी झील में आता था, वो स्प्रे होता था पेस्टिसाइड के तौर पे। मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है वो पेस्टिसाइड के तौर पे स्प्रे होता था, बारिश पड़ती थी वो वॉश होकर झील में आता था, मछलियाँ जो है उनके अंदर मरकरी लेवल हाई हो जाता था, वो खाते थे। अब वो जब ये चीज़ें पता चली फौरी तौर पे सारी दुनिया में मरकरी के कंपाउंड बैन हो गए कि जी आज के बाद ये पेस्टिसाइड, उससे पहले ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। अब रिसर्च आगे चलती है 1948 में एक साहब है, उनको नोबेल प्राइज दिया गया इस डिस्कवरी पे कि जी DDT नामी एक कंपाउंड जो है उसको उन्होंने पेस्टिसाइड के तौर पे मुतारफ कराया कि यार ये बड़ा अच्छा पेस्टिसाइड है, और वो बड़े खुश हैं लोग, और उसके ऊपर नोबेल प्राइज दिया गया उनको। अब आप देखें कि 1948 में नोबेल प्राइज देने के बाद 1974 में 26 साल बाद हमने दुनिया में DDT को बैन कर दी, कि हमें पता चला कि यार ये तो ये नुकसान कर रही है, इससे तो हमें कैंसर हो रहा है, इससे ये मर्ज हो रही है। अच्छा, अब मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पेस्टिसाइड के अंदर जितनी भी हम रिसर्च करके अपनी ज़बरदस्त चीज़ बना के ले आते हैं, आफ्टर सम ईयर्स कुछ फिर पता वो 2, 3, 4 साल के बाद पता चलता है कि जी ये इसका तो ये लॉस हो गया, उसको बंद कर दिया, फिर अगली, और ये अब तक हो रहा है। यानी अभी आज की डेट तक भी कई ऐसे केमिकल पेस्टिसाइड्स के हमने जो बैन किया दुनिया में, और आगे उसकी जगह कोई अल्टरनेट, तो ये रिसर्च भी चलती रहती है और ये सारा मामला। अब मैं ये कहता हूँ कि अभी बल्कि एक और आपको मज़े की बात बताओ, एक साहब हैं वो ग्रो करते हैं सब्जी, उन्होंने जनाब बड़ी मज़े की अपनी तरफ से बात बताई, कहते हैं जी कि मैं 20-25 एकड़ पे सब्जी लगाता हूँ, और 10 मरले जो सब्जी है ना वो मैंने साइड पे एक जगह रखी हुई है, उसके ऊपर मैं पेस्टिसाइड नहीं डालता हूँ, और वो मैं सब्जी अपने घर में लेके जाता हूँ। अच्छा, अब वो हजरत साहब जो हैं वो कोई सुपर ह्यूमन है और हम सब ह्यूमन है, हम पेस्टिसाइड वाली सब्जी खाएं और वो ना खाएं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, पेस्टिसाइड का बहुत लॉस नुकसान है, ठीक है जी। तो इसलिए इससे अवॉइड करना चाहिए। अब कैसे अवॉइड कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो सबसे अच्छा तरीका सब्जियों की हद तक तो ये है कि यार जितनी हो सकती है आप घर में ग्रो कर लें। यानी किचन गार्डनिंग की जो सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है ना वो ये है कि आप पेस्टिसाइड से बच जाएंगे। लेकिन अनाज और जो बड़े स्केल पे फसलें होती हैं, फिर उनको जब उन पे इसलिए छिड़काव किया जाता है, अदरवाइज तो वो पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाए जब ये कीड़े आते हैं या ये सर देखें, जो आपके पास मेन जो फसलें गंदम हो गया या चावल हो गया, ठीक है, वो ग्रेन्स आपने खाने हैं, उसके बाद आपकी मोस्ट अबंडेंट कपास का तो खैर इशू ही नहीं है, ठीक है ना। जो इन दोनों के अलावा आप क्या खाते हैं? सब्जी खाते हैं या फिर आप मीट में चले जाते हैं? ठीक है, तो जो सब्जी जो है वो सबसे ज्यादा हम जो है वो कंटामिनेटेड ले रहे हैं, ठीक है। और उसमें दूसरा फैक्टर जो गंदे पानी का भी है, वही उसके अंदर भी हमारे पास वो टॉक्सिक चीज़ें आ रही होती हैं, बल्कि उसमें वायरस भी दूसरी बीमारियों के हेपेटाइटिस सी वगैरह के भी। अगर बस ज़्यादा जगह नहीं है तो बुनियादी चीज़ें, सब्ज मिर्च हो गई। अब देखें मैं अब जगह का तो मसला ही हल कर दिया ना। आप ग्रो बैग्स पे चले जाएं, छत आपके पास अगर है, वो 5 मरले टेरेस है तो ग्रो बैग्स का इतना ज़बरदस्त सिस्टम बन गया अब आपका कि आप अभी पोटैटोज भी उसमें लोग लगा रहे हैं, अपने घर के आलू भी आप पूरे कर लेते हैं उससे, इतना यानी कि वो बोरियों के अंदर आप सिंपल बोरी में डाल के आप उगा लें। तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो मतलब जो सलाद है ख़ास तौर पे, क्योंकि सलाद तो अपने पकाना ही है, बाकी चीज़ें फिर पकानी है, तो बिल्कुल ही सलाद जो है वो तो ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन चाहिए, तो वो तो मस्ट आपको जो है ना वो खुद ग्रो करना चाहिए, ताकि आपकी आंखों के सामने आपको पता हो इसमें आपने क्या डाला है, और जितना नीट एंड क्लीन आप खा सकें उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो और उसके अलावा एज ए हॉबी अगर उसको देखें तो उसके और भी बड़े फायदे हैं, मतलब आप खुद अपलिफ्ट फील करते हैं, मतलब और फिर मैं मुझे तो लगता है कि थोड़े दिन बाद आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है पौधों से ना, आप उनसे बातें करते हैं, आप उनसे, और वो लगता है जैसे वो आगे रिस्पॉन्स भी करते हैं, तो बड़ा अच्छा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है काम इस हवाले से भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खाम खा की मुफ्त की जो बीमारियों से आप बच रहे हैं। सही, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया इब्न फाज़िल साहब। और इब्न फाज़िल साहब की बात से एक चीज़ और भी अखज़ की जा सकती है, वो ये है कि नफ्सियाती कैथारसिस बड़े अच्छे होते हैं, नफ्सियाती सेहत बड़ी अच्छी है। मैं उन तमाम लोगों को देखता हूँ जो पौधे लगाते हैं या सब्जियां लगाते हैं घर में, और उनको जब मैं बिज़ी देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ आ गई है जो उनको फ़्लो दे रही है। और जब भी आप फ़्लो हासिल करते हैं, जो कि ज़रा मुश्किल हो जाता है आजकल की जो
तेज़ दुनिया है इसके अंदर, तो जब भी आप फ्लो हासिल करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है, नफसियाती सेहत के हवाले से भी और जिस्मानी सेहत के हवाले से तो है ही है कि आपने घर में एक चीज़ उगा रहे हैं, आपको मालूम है कि ये साफ़ सुथरी है और उसके बाद उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सब्जियों की हद तक तो आप बहुत हद तक मेक श्योर कर सकते हैं। और फिर किचन गार्डनिंग के हवाले से इतनी डायमेंशंस आ चुकी हैं, इतने तरीक़ाकार आ चुके हैं, इतनी वैरायटी है, इतनी इनोवेशन है कि आप यूट्यूब की मदद से अपने घर को अपने जहन में रखते हुए तो वहाँ से बहुत सारे ऐसे तरीक़ाकार सीख सकते हैं कि आपने अपने घर में किचन गार्डनिंग जो है वो कैसे करनी है। देखते रहिए माइंड। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाते हैं शमीन उबैद चेन्नई फिल्म्स की टीम से। शमीन उबैद किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आप जानते ही हैं उनको। अपनी दस्तावेजी फिल्मों की वजह से पूरी दुनिया में वो मुनफरिद पहचान रखती हैं और शमीन उबैद डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ और शॉर्ट फिल्म से ऑस्कर और 2 एकेडमी अवार्ड जीतने में भी कामयाब रही हैं। उनकी फिल्म के मौज़ूआत हमेशा ही जानदार और मुआशरती मसाइल को उजागर करते हैं और अब उनकी नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ फैसेट्स ऑफ हेट स्पीच तैयार हो चुकी है। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ का मकसद पाकिस्तान में हेट स्पीच और मुतशद्दिद रवैयों को फ़रोग़ देने से पैदा होने वाले मसाइल की निशानदेही करना है। शमीन उबैद चेन्नई फिल्म से ये मुआशरे में बेहतरी और मुस्बत सोच पैदा करने की कॉल और उसका आज़म है। जी हाँ, और इसी पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं शमीन उबैद चेन्नई फिल्म्स की जो GM गुलज़ेब शकील और दस्तावेजी फिल्म साज यानी जो प्रोड्यूसर हैं हुमा शाह हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा हुमा कि किस तरह से इतने, वैसे तो हमें पता है कि शमीन उबैद चेन्नई इसी वजह से ही फेमस हैं कि बहुत डिफरेंट और ख़ास तौर पर जो मुआशरती इशूज़ हैं उनके ऊपर उनका इंतखाब वो करती हैं। इस बार का बड़ा डिफरेंट टॉपिक है, इसका इंतखाब क्यों किया गया? हम बहुत सालों से बहुत अलग किस्म के टॉपिक्स पे हम लोग काम करते रहे हैं। हमने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर और क्योंकि माशरे में भी सौ देते बहुत ज़्यादा एक इंक्रीज़ था हेट स्पीच के ऊपर, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही थी, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हमें इस तरफ जाना चाहिए, हमें इसके बारे में फ़िल्म बनानी चाहिए, एक सीरीज़ बनानी चाहिए। राइट, तो क्योंकि काफ़ी ज़रूरत है हमारे। बिल्कुल। तो आप बताइएगा कि आपने कब सोचा ये कि हेट स्पीच एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये वाकई बहुत बड़ा इशू है और लोग इससे जो है वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, वो सोचते नहीं हैं कि वो हेट स्पीच कर रहे हैं यहाँ पर। तो कितना ज़रूरी आपने समझा कि इसको भी उजागर किया जाए, इस पर भी रोशनी डाली जाए ताकि लोग अपने रवैयों में तब्दीली ला सकें? तो हमारी टीम ने 2 साल इस पर रिसर्च की, उस पर काम किया है, तो ये बहुत लंबा सफ़र रहा है हमारा कि आज हम ये रिलीज़ कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत थी और बहुत सारी इश्यूज थे जिसको हमने टैकल किया और फिर हमने इधर तक पहुँचे हैं कि हम इनको रिलीज़ कर सके हैं। ओके, अच्छा मुझे गुलज़ेब आप बताइएगा, डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ और ये जो इस तरह की सीरीज़ होती हैं इनके ज़रिए से किस हद तक अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा सकती है और कितना ज़रूरी है कि मुआशरे में इस तरह की चीज़ें बनाई जाएं ताकि अवेयरनेस भी क्रिएट हो और एक मैसेज भी जाए? ओ बिल्कुल, हम अपने जो डॉक्यूमेंट्रीज़ की नीयत है वो हमेशा से अवेयरनेस की और एजुकेशन की होती है, क्योंकि हमने अपनी हेट स्पीच सीरीज़ के साथ भी और अपने प्रीवियस काम के साथ भी जो हमारी नीयत रही है वो है कि हम एक तरह से सोशल चेंज के बारे में गुफ्तगू प्रॉम्प्ट कर सकें और हम क्रिटिकल थिंकिंग फॉस्टर कर सकें। शमीन की जो प्रीवियस फिल्म्स हैं जिन्होंने ऑस्कर्स जीता है, उसके थ्रू हमने लेजिस्लेटिव चेंज को भी पुश आउट किया है। So we have seen that change before and we think कि हमारी डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू जो है हम वो चेंज वापस से ला सकते हैं, हम शऊर क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास एक आउटरीच प्रोग्राम है, मोबाइल सिनेमा है, जो कि आप हमारी फिल्में ऑनलाइन भी देख सकते हैं, लेकिन हम अपनी फिल्में खुद जो है पाकिस्तान के छोटे शहरों में लेके जाते हैं ताकि सब जो है इसको देख के सीख सकें। So we have seen that in the past as well और फिर हम इन फिल्म्स के साथ भी होप करते हैं कि वो एक चेंज आ सकता है सोच के अंदर। राइट, तो हुमा आप बताइएगा, 5 एपिसोड की सीरीज़ है और 5 मुख्तलिफ मौज़ूआत को आपने टारगेट किया है। आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है और किस तरह से आपने ये डिवीज़न की है कि 5 मुख्तलिफ तरीक़ों से बताया जाए कि किस तरह से मुख्तलिफ अशकाल में हेट स्पीच जो है मंजर आम पर आती है? तो हमने कुछ टॉपिक्स रखे हैं। जब आप रिसर्च करने जाते हो तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिस पे आपको फिर सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी ज़रूरी बात है जो आपको माशरे के सामने या अपने ऑडियंस के सामने रखना चाहिए। right. डॉक्यूमेंट्रीज़ जो होती हैं उनका काम ही अगले को अवेयरनेस देना और इन्फॉर्मेशन देना होता है।
اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو شعور بھی آئے اور تھوڑا سوچنے پہ مجبور بھی ہوں. تو ابھی ہم نے دیکھا ہے جیسے ہم نے جو ہماری 5 فلمیں ہیں, ایک سائبر ہراسمنٹ پہ ہے جو آپ کو پتہ ہوگا ابھی بہت بڑی ایک گلوبل ایشو بن چکا ہے یہ. دوسرا ہمارے جو ٹرانسجینڈرز ہیں اس ملک میں, ہماری جو عورت مارچ کی جو موومنٹ ہوتی ہے ان کو بہت زیادہ ہیٹ ملتا ہے. ڈس ایگریمنٹس آف کورس ہوتی ہے بٹ ہیٹ ملنا از ڈفرینٹ. تو ایک ان کے اوپر ہم نے 2 فلمیں بنائی ہیں. پھر ٹارگیٹڈ کلنگ اینڈ دین موب وائلنس. تو یہ ایسے ایشوز ہیں پاکستان میں جو کافی فور فرنٹ پہ ہیں, اور ہم لوگ ہر جگہ جہاں پہ بھی دیکھیں, آپ اپنے موبائل میں دیکھیں یا ٹی وی پہ دیکھیں یا آپ ایک دوسرے سے بات کریں, سو زیادہ تر یہی گفتگو آپ کی چلتی ہوتی ہے. بٹ ہم نے جب ریسرچ کی تھی there were a lot of ٹاپکس جو آئے تھے ہمارے سامنے, پر ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کے اوپر بات کرنا ابھی فی الحال کافی ضروری ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں لوگوں کو شعور دے سکیں کہ آپ کی جو لفظ ہیں, جو آپ کامنٹ ڈال دیتے ہیں یا جو آپ بات بول دیتے ہیں, تو اس سے اگلے کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے. اور ہیومن سائڈ آف دا اسٹوری ہم نے بتائی رادر دین کہ فیکٹس اینڈ فگرس کے اوپر, کہ ایک انسان کے اوپر کیسا اثر پڑتا ہے جب آپ ایک بات بول دیتے ہیں. بالکل بالکل, اور بڑی زبردست چیز ہے. اور جو ٹاپکس آپ نے بتائے ہیں, جو اس سیریز کے مختلف ڈاکیومنٹریز اس کے اندر ہوں گی, وہ واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس طریقے سے کوئی بھی نہیں سوچتا کہ ہاں اس پہلو میں بھی ہیٹ سپیچ ہو رہی ہے یا آپ اس طریقے سے بھی نفرت انگیز گفتگو پھیلا رہے ہیں. اچھا مجھے گلزیب آپ بتائیے گا, گزشتہ موضوعات بھی بڑے ڈفرینٹ تھے اور اسی طرح کے تھے. شرمین عبید چنائک ہم نے دیکھا کہ اسی لیے 2 بار اکیڈمی ایوارڈ ملا, آسکر ایوارڈ ملا. جنرل پبلک کیسا رسپانس دیتی ہے اس طرح کی ڈاکیومنٹریز کو, سیریز کو؟ ہمیں دونوں طرح کا رسپانس آتا ہے. ہمیں اور ہم اپریسیشن پہ اس لیے فوکس کرتے ہیں بیکاز وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملک میں وہ لوگ موجود ہیں جو آئینہ دیکھ کے غور و فکر کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے بھی سوچ رہے ہیں. اور اس کے اندر وہ وائسز بھی ہوتی ہیں جو ڈس ایگری کرتی ہیں ہمارے ساتھ, اور ہم اس سے بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ڈس ایگریمنٹ کہاں سے رہا ہے اور ہم اس کو بھی کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں کسی اور موضوع کے تھرو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف آئینہ نہ دکھائیں سوسائٹی کو, ہم غور و فکر کرنے پہ بھی مجبور کریں لوگوں کو. سو وی گیٹ بوتھ سارٹس آف ریئیکشنز. اچھا ہما, وائل یور ریسرچ آپ نے کیا پایا کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ ممالک میں باقاعدہ تحریکیں چلائی گئی ہیں, کچھ موومنٹس ہیں, پرائڈ موومنٹس جن میں سے ایک ہے, کافی سینسٹیوٹی کریٹ کی گئی وہاں پر ان چیزوں کو لے کر, لیکن اب ود دی ایمرجنس آف ٹرمپ یہ ریورس بیک ہو رہا ہے, کرٹیکلی دیکھا جا رہا ہے, اور کچھ لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں اور ان کے معاشروں میں بھی وہ تنقید جاری ہے. کتنا کنسٹرکٹیو آپ دیکھتے ہیں اس ڈیبیٹ کو کہ یہ پاکستان میں بھی ہونی چاہیے؟ دیکھیے ڈیبیٹ تو آئی تھنک ہر جگہ ہونی چاہیے, کیونکہ ڈسکورس جب تک نہیں ہوگا تب تک پروگریشن نہیں ہوگی آپ کی زندگی میں اور آپ کے معاشرے میں. تو میں تو پرسنلی اس چیز کو انکریج کرتی ہوں کہ دونوں پہلو کی بات سامنے رکھی ہونی چاہیے, اور ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اپنی بات بولے, کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہر انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے, ایک فکر ہوتی ہے, پسند ہوتی ہے, ناپسند ہوتی ہے. تو آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ ہیو اے رائٹ ٹو سے وٹ دے فیل, اینڈ بٹ صرف اس سینسٹیوٹی کے ساتھ کہ آپ کسی اور کو نقصان نہ پہنچا رہے ہوں, آپ بھلے ڈس ایگری کرتے ہوں اگلے کے ساتھ, بٹ تھوڑا سا ایک باؤنڈریز کے ساتھ آپ کو اپنی بات آگے رکھنی چاہیے. آلرائٹ. اور گلزیب ان دی اینڈ پاکستان میں جو سنیماز ہیں اور فلمز کا ریوائول ہے اس کے لیے بھی آپ کی ٹیم متحرک ہے. پاکستان میں انٹرٹینمنٹ اور فلم انڈسٹری کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان ہیز اے لاٹ آف ٹیلنٹ فار اسٹوری ٹیلنگ, اور انفارچونیٹلی ہماری فلم انڈسٹری جو ہے اس کا اسٹرکچر ایک اسٹیبلش نہیں ہوا ہے. آئی تھنک وی ہیو ٹو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین کون سی کہانیاں ہیں جو ہمیں ہماری آڈینس کو سنیماز میں لائے گی, اور وہ بیلنس ہے کہ what films are also going to make sure that you're making money with them as well. So we have to understand how to strike that balance. But there is a lot of storytelling potential in Pakistan. ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ موجود ہے ابھی یونیورسٹیز کے اندر جو گریجویٹس ہیں اینڈ who are already existing in the industry. So we have high hopes for them. ابھی جو ہماری اسٹوری ٹیلنگ اسٹرینتھ ہے وہ ٹیلی ویژن تک محدود ہے, اینڈ دیٹس گریٹ ایز ویل, کیونکہ ہمارے ٹیلی ویژن ڈراماز اکراس دا ورلڈ دیکھے جاتے ہیں یوٹیوب کے تھرو. But we have high hopes for the industry, but we have to strike a balance in what we are showing and how the industry works. گلزیب, ہما, آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہم سے گفتگو کی, اپنی نئی سیریز کے متعلق بتایا. اور سر جس طرح ہم سیاست میں کہتے ہیں کہ جناب مذاکرات جاری رہنے چاہیے, اس طرح کی ڈیبیٹس بھی جاری رہنی چاہیے, کیونکہ یہ بہت حساس موضوعات ہیں جو اکثر اگنور جاتے ہیں. ہم بریک کے بعد آتے ہیں.
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपकी एक ऐसी टैलेंटेड लड़की से हम मुलाकात करवाने वाले हैं कि जिनके टैलेंट्स जान के आपने भी हैरान रह जाना है कि इतना कुछ ये अकेली लड़की कर रही है। जी हाँ, इनका ताल्लुक है जी लाहौर से और बचपन सऊदी अरब में गुजरा और सऊदी अरब में कार ड्राइव करना सीखा 2021 में और फिर गुज़िश्ता साल उन्होंने रेसिंग के प्रोफेशनल लाइसेंस लेने का फैसला किया और हाल ही में मिनी कूपर रेस ट्रैक में उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल किया और फार्मूला 4 और 3 में हिस्सा लेने वाली हैं। और अर्शिया अख्तर कैंसर की एंड स्टेज के जो मरीज हैं उन पर रिसर्च भी कर रही हैं। इसके अलावा रॉक क्लाइंबिंग कह लें, स्कीइंग, पेंटिंग, मतलब आप नाम लें उस हॉबी का और एक्टिविटी का और वो अर्शिया करती हुई आपको दिखाई देंगी। अर्शिया से ही मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है अर्शिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अर्शिया, पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि आप लाहौर से सऊदी अरब और सऊदी अरब से अमेरिका कैसे पहुंची? मेरी फैमिली ने मुझे बचपन में शिफ्ट कर दिया था, तो आई वाज लाइक, मतलब मैं सऊदी अरब में बड़ी हुई हूँ, स्कूलिंग भी वहाँ ही हुई है, और फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी में के लिए मूव हुई थी यूएस। तो मैं सऊदी अरब में मेडिसिन पढ़ रही थी एंड देन मैं यहाँ पे अपनी फाइनलाइजेशन लाइक फाइनल ईयर्स के लिए मूव हुई थी। जबरदस्त, आप मेडिसिन भी पढ़ रही हैं, मतलब कुछ रह गया ऐसा जो आपने नहीं किया? मैंने जितने शौक आपके गिनवा दिए हैं, स्पेसिफिकली मुझे बताएं कि कार रेसिंग का शौक कैसे पैदा हुआ आपको? मैं बचपन से ही मुझे फार्मूला 1 बहुत पसंद था और मैं हमेशा लाइक मैक्लारेन की फैन, तो लाइक ऑलवेज ग्रो अप डूइंग दैट, राइट। तो जब मैं यूएस आई हूँ तो फाइनली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न कि कार कैसे ड्राइव करनी है। उसके बाद मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी एंड दे चैलेंज्ड मी, राइट, कि अच्छा मुझे इस ट्रैक पे कार्टिंग में तो नहीं बीट कर सकती। तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है। फिर मैंने कार्टिंग स्टार्ट की, फिर लीग रेसेस जो होती हैं लाइक रीजनल रेसेस, डिविजनल रेसेस स्टार्ट की। तो जब मैं उसमें पोडियम्स ले रही थी तो आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, फुल रेसिंग लाइसेंस लेने में क्या मसला है। मगर उस वक्त मुझे स्टिक शिफ्ट लाइक बेसिकली मैनुअल कार नहीं चलानी आती थी। फिर मैंने वो सीखा और उसके 2 हफ्ते के बाद मैंने सोचा कि चलो रेस ट्रैक पे मौका मिल रहा है, ट्राई करते हैं, मिनी कूपर में फ्रंट व्हील ड्राइव है, क्या हो जाएगा। और मेरी सेकंड पोजीशन आ गई, देन आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, नेक्स्ट स्टेप। तो फिर मैं ओपन व्हील में गई हूँ वहाँ से, फिर फार्मूला 4 कार में, एंड अभी जो मेरी कार है वो फार्मूला 3 और फार्मूला 4 के मिडल में। अच्छा, इस पे जरा रोशनी डालिएगा फार्मूला 3, फार्मूला 4 पर। ये कैटेगरीज किस तरह से इसकी डिवीजन है और फार्मूला 1 से कैसे मुख्तलिफ है? तो मेन डिवीजन इज इनकी स्पीड, तो व्हिच कम्स फ्रॉम कि इनका क्या वेट है और क्या हॉर्स पावर है, किस टाइप का इंजन है। फार्मूला कार्स बेसिकली ओपन व्हील कार थी जिनके ऊपर कोई कवर नहीं होता, राइट, जैसे ट्रेडिशनल कार में, और सिंगल सीटर्स होती हैं। फार्मूला कार्स में डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ में विंग्स होते हैं, कुछ में विंग्स नहीं होते हैं। तो विंग्स वाली आर यूजुअली फास्टर क्योंकि यू कैन टेक टर्न्स फास्टर एंड दे गो एट हायर स्पीड। बाकी लेट्स से कि फार्मूला 4 जैसे लेते हैं वर्सेस जो कार मैं ड्राइव कर रही हूँ और वर्सेस फार्मूला 3 की कार, फार्मूला 4 का वजन काफ़ी ज़्यादा है, अबाउट 100 किलोग्राम्स टू 150 किलोग्राम ज़्यादा है, और हॉर्स पावर भी थोड़ी सी कम है। ओके, जबरदस्त। जी, तो मेरी कार जो है वो फार्मूला 3 से सेम वेट है एक्चुअली, या सेम वेट है, लाइक 10 पाउंड्स का फर्क है, तो 10 किलो का लाइक मिनिमम वेट की डिटर्मिनेशन जो होती है, और मगर बाकी उसकी हॉर्स पावर फार्मूला 3 से थोड़ी कम है, सो इट्स अ बिट स्लो। भाई आमतौर पर लड़कियों को तो ये कैटेगरीज भी नहीं पता होती हैं, जिस तरह से आप बता रही हैं, माशाल्लाह से आप तो बहुत इम्प्रेस कर रही हैं। मुझे ये पता चला है कि 3 कुछ रेसेस आपकी रह गई, उसके बाद आपकी कैटेगरी भी इम्प्रूव हो जाएगी। जी, तो बेसिकली IMSA और FIA ये दोनों सैंक्शनिंग बॉडीज होती हैं, लाइक है यूएस के लिए। मैं करंटली फुल कंपटीशन लाइसेंस के साथ जो यूरोपियन लाइक ग्रेड A लाइसेंस होगा, जिसका मतलब कि मैं यूरोप जाके सेम लेवल के किसी भी कॉम्पिटिटर से रेस कर सकती हूँ। तो IMSA इज बेसिकली लोकल FIA टू US। उसके लिए मेरी 3 रेसेस बाकी हैं, और जो FIA लाइसेंस है, जो इंटरनेशनल फेडरेशन लाइक मोटर स्पोर्ट्स का लाइसेंस है, उसके लिए मेरी about 7 रेसेस बाकी हैं। तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल हैव माय FIA लाइसेंस। इंशाल्लाह। तो अर्शिया, वैसे तो यू आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग ऑल द स्टीरियोटाइप्स के विमेन कांट ड्राइव, लेकिन इस हवाले से बताइए कि जब एक खातून मैदान में होती है, किन चैलेंजेस का उसको सामना करना पड़ता है और किसके लिए तैयार रहना चाहिए उसको?
I think کہ ہم سوسائٹی میں I mean obviously اسٹارٹ میں ایکسیسیبلٹی کا ایشو ضرور ہے ٹو ویمن, مگر آن ٹریک I think آپ کو کمپلیٹلی ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ سے جانا چاہیے اینڈ پریپیئر یور سیلف رائٹ کہ آپ ایک کار ریس کر رہے ہو تو آپ کو صرف دوسری کار کو ریس کرنا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اس کار میں کون ہے. تو آئی تھنک ایز اے پرسنل لائک دیٹس ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو اوور کم رائٹ. اگر آپ اپنے آپ کو کم سمجھو گے تو پھر آپ کیسے دوسروں کو چیلنج دو گے. زبردست زبردست. یہ جناب آپ موٹیویشن ہے بہت ساری لڑکیوں کے لیے. عرشیہ مجھے بتائیں کہ عرشیہ کے لیے اپنا کون سا ہابی یا شوق جو ہے وہ فیوریٹ ہے, جو عرشیہ کو بہت پسند ہے؟ پینٹنگ کرنا زیادہ پسند ہے, راک کلائمبر عرشیہ پسند ہے, یا پھر جو کینسر کے پیشنٹس کے لیے کام کر رہی ہے عرشیہ وہ پسند ہے؟ I think it's like balanced. اگر like it doesn't exist ایک کے بعد مطلب اگر میں جب زیادہ اسٹریس آؤٹ ہوتی ہوں تو میں تب پینٹ کرتی ہوں. اوکے. اگر اور میں ریلیکس کرنے کے لیے یا تو کلائمبنگ کرتی ہوں یا تو ریسنگ کرتی ہوں یا سنو بورڈنگ which is my favorite. I'd say top 3. باقی ریسرچ it's very close to my heart کیونکہ جن پیشنٹس کے ساتھ میں ڈیل کرتی ہوں which usually ان کی like you know it's like they value اپنی آخری بریتھ بھی. تو ایک دن بھی اگر زندگی کا انکریز ہوتا ہے you learn to value that کہ آپ کتنا ایڈ کر رہے ہو کسی زندگی میں. Very important. It's very important اور آپ اپنا contribution اس میں دے رہی ہیں. عرشیہ you seem larger than life کیونکہ آپ جو ہابیز کے طور پر بھی کر رہی ہیں نا وہ عام لوگ سوچتے بھی نہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ ہم یہ کریں گے. راک کلائمبنگ, پھر اس کے بعد اسکیئنگ کر رہی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں تو مرد حضرات بھی سن کر گھبرا جاتے ہوں گے. تو آپ بتائیے گا کہ خواتین کو جو ابھی سوچ رہی ہیں ان تمام جہتوں میں آنے کے لیے کیا کہنا چاہیں گی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ I think کہ ظاہر ہے بڑی چیز اوور ویلمنگ ہو سکتی ہے تو چھوٹی چیز سے اسٹارٹ کریں رائٹ. جیسے کہ میں نے کارٹنگ سے اسٹارٹ کیا ہے اور اگر میں بہت کینڈیڈلی یہ بات بولوں گی کہ میں جب پہلی بار سنو بورڈنگ کرنے گئی تھی آئی تھنک میں نے 3 گھنٹے میں شاید 1 رن کی ہوگی. اچھا تو ہر طرح سے گری ہوں میں. اوکے. اچھا عرشیہ آگے نیکسٹ فیو ایئرز میں کیا گولز ہیں آپ کے؟ ریسنگ کا تو آپ نے بتا دیا آپ کو IMSA چاہیے, اور اس کے علاوہ جو ریسرچ ہے اس کے لیے کیا گول ہے آپ کا کیا؟ اور آلریڈی آپ اس کینسر پیشنٹس کی جو ریسرچ ہے اس میں کام کیا کر رہی ہیں وہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں. تو میں بیسکلی US میں کلینکل ریسرچ کے لیڈ پر کام کر رہی ہوں. ہم لوگ FDA کے ساتھ نئی کیمو تھراپیز کے لیے کام کرتے ہیں. تو جو کلینکل ٹرائلز ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں جو نئی کیموز ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹس پہ, میں اس کی لیڈ ہوں. تو بیسکلی فرام میڈیکل پوائنٹ آف ویو اور آپریشنز پوائنٹ آف ویو دونوں انڈر میرا. اچھا, کوئی آخری سالوں میں پلان آپ کا؟ آخری منٹ ہے ہمارے پاس, بتائیے گا کہ کیا کرنے والی ہیں مزید آپ؟ Well, end point with racing is going to be world endurance racing. میں like 24 hours to 40 hours کی ریسنگ کرنا چاہتی ہوں. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو آپ نے چھوڑا ہو؟ پینٹنگ ہو, راک کلائمبنگ ہو, سنو بورڈنگ ہو, اسکیئنگ ہو. تو بہت شکریہ عرشیہ آپ سے تعارف کر کے اور اپنے ناظرین کو آپ سے ملوا کے ہمیں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں آپ کی جو کچھ آگے گولز ہیں وہ بھی جلد از جلد آپ اسے اچیو کریں. تھینک یو سو مچ. آپ کو ہم نے US میں ابھی تک اٹھا کے رکھا ہوا ہے, اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. جاگنے کے لیے بھی شکریہ. تو یہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ آپ ناشتہ M&M سے کرتی ہیں, شوگر رش ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سب کچھ کر پاتی ہیں. تو آپ مجھے فالو کرنے کی بھی کوشش کریں گے. آپ نے دیکھا عرشیہ کو آپ نے سنا کتنے سارے کام ہیں جو وہ ایک ساتھ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اور ریسنگ کے بارے میں آپ فارمولا 1, فارمولا F3, F4 کے بارے میں بھی آپ عرشیہ کے حوالے سے آپ جان چکے ہیں, جس میں ہماری خواتین سبقت لے جا رہی ہیں. آپ کے سامنے بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. پروگرام کا آخری حصہ ہے تو بات کر لیتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی تیاریوں کی, جس نے پہلے 3 ملکی سیریز میں خود کو منوانا ہے اور اس کے بعد ICC چیمپئنز ٹرافی کا بڑا چیلنج درپیش ہے. 3 ملکی سیریز کی اگر بات کریں تو نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم صبح سویرے لاہور پہنچ گئی اور وہ آج آرام کرے گی. پاکستانی ٹیم نے منگل کو اپنا پہلا ٹریننگ سیشن کیا جو صبح کے اوقات میں تھا, جس میں میچ کا ماحول بنا کر بیٹرز اور بالرز نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے, مظاہرہ کیا. بابر اعظم, فخر زمان, فہیم اشرف سب کی توجہ کا مرکز بنے رہے. اور پاکستانی ٹیم کی تیاریوں پر بات کرنے کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں DHA اسپورٹس کمپلیکس لاہور میں,
जहां मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। जी हाँ जी, मोहम्मद यूसुफ साहब बताइएगा, हमारे साथ साथ जो क्रिकेट के सारे दीवाने हैं वो बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि जी मैचेस शुरू हों, टिकट्स भी ऑलरेडी खरीदे जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं परफॉर्मेंस हमारी टीम की? 3 मुल्की सीरीज और आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें हमें खुशियां देने के लिए तैयारी हो गई हमारी टीम की? जी हिना और अनीक, मुझे आपकी बेताबी का अंदाज़ा है, आप कितने क्रिकेट के फैंस हैं और चाहते हैं कि मैदान में जाकर खुद भी मैच देखें और पाकिस्तान टीम की सपोर्ट भी करें। तो तैयारियों का आगाज़ हो चुका है पाकिस्तानी टीम की। इस वक्त मैं DHA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लाहौर में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक रोज़ पहले पाकिस्तानी टीम ने यहाँ पर ट्रेनिंग की। पाकिस्तानी टीम के 8 तारीख को जो मैच होगा उससे पहले 3 ट्रेनिंग सेशन है। पहला ट्रेनिंग सेशन कल हुआ था और आज दूसरा जो ट्रेनिंग सेशन होगा वो आज शाम को यहाँ पर होने वाला है। ये वो नेट है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और शाम को यहाँ पर ट्रेनिंग होगी फ्लड हाइट्स में, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो 3 मुल्की सीरीज़ का पहला मुकाबला होगा 8 फरवरी को कज़ावी स्टेडियम लाहौर में, वो मसनूई रोशनियों में होगा। तो उसके लिए पाकिस्तानी टीम ने ट्रेनिंग की है। ये मैच क्योंकि 2 बजे शुरू होना है तो पाकिस्तानी टीम ने जो एक सेशन था उसका उसने सुबह के वक्त में किया है, जबकि जो अब दूसरा और तीसरा सेशन होगा वो अब ये रात की मसनूई रोशनियों में रखा गया है। तो पाकिस्तान टीम के हवाले से अगर बात की जाए उनकी बैटिंग के हवाले से, तो मेन फोकस जो हम सबका है वो है कि साइम अयूब के अनफिट होने के बाद कौमी टीम के ओपनर कौन होगा। एक तो फ़खर जमान, उसके साथ साथ जो दूसरे एंड पर मौजूद होगा वो कौन सा खिलाड़ी है। ये अभी तक सवालिया निशान था, जो हम समझ रहे थे कि उसकी जगह पर फ़खर जमान की जगह पर अब किसको मौका दिया जाएगा पाकिस्तान टीम इंतज़ामिया की जानब से। तो ये पज़ल काफ़ी हद तक हल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले रोज़ देखा कि फ़खर जमान के साथ बाबर आज़म को यहाँ पर ओपनिंग के लिए भेजा गया था। एक सिनेरियो बेस्ड मैच था जिसमें एक मुकर्ररा जो टारगेट रख कर बॉलर्स को कहा जाता था कि आप इसका दिफा करें। तो ये मैच का एक पूरा माहौल बनाकर यहाँ पर ट्रेनिंग की गई थी एक रोज़ पहले, और आज दूसरा दिन है तो यहाँ पर इसी तरह के और भी ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर रखा जाएगा। मेन क्योंकि बाबर आज़म इस वक्त अच्छी फॉर्म में नहीं है और पाकिस्तान टीम को एक ऐसे ओपनर की ज़रूरत है जो साइम अयूब का खिलाफ पुर सके। तो बाबर आज़म का जितना तजर्बा है तो मेरे ख्याल में वो फ़खर जमान के साथ उनका जो कम्बिनेशन काफ़ी बेहतर होने की उम्मीद है। बाबर आज़म के साथ जो सवालिया निशान होगा अब तक वो फ़खर जमान की फॉर्म है, क्योंकि फ़खर जमान आपको याद होगा कि बाबर आज़म के हक़ में ट्वीट करने के बाद वो कौमी टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे। अब पहली बार उनको स्क्वाड में शामिल किया गया है और अब बाबर आज़म के साथ ही चूँकि उन्होंने ओपनिंग का आगाज़ करना है, जैसा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में दिखाई दे रहा है, तो यकीनन दोनों पर एक बहुत बड़ा प्रेशर भी होगा। लोगों की उम्मीदें भी दोनों से वो बस्ता है। आपको याद होगा कि फ़खर जमान ने 2017 में इंडिया के खिलाफ फाइनल में पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई थी, उसमें उन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। आपके साथ मैं और मेरे जितने भी बाकी जो क्रिकेट फैंस हैं, दीवाने हैं क्रिकेट के, वो यही चाहते हैं कि बाबर आज़म और फ़खर जमान इस 3 मुल्क की जो सीरीज़ होने जा रही है इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर अपनी फॉर्म में आएँ और ICC चैम्पियन ट्रॉफी में भी एक बार फिर अच्छा अपना रोल प्ले करें, क्योंकि 23 तारीख को सबसे बड़ा मैच होगा ICC चैम्पियन ट्रॉफी का और वो दुबई स्टेडियम में होगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। इंडिया की टीम चूँकि पाकिस्तान नहीं आ रही तो ये मुकाबला वहाँ पर रखा गया है, तो उसके लिए सबको इंतज़ार है कि पाकिस्तानी टीम एक बार फिर इंडिया को हराकर ना सिर्फ अपनी बर्तरी साबित करे, जब अगर इंडिया की टीम फाइनल में नहीं पहुंचती तो जो फाइनल रखा गया ICC चैम्पियन ट्रॉफी का 9 मार्च को कज़ाफ़ी स्टेडियम में, उसमें भी पाकिस्तानी टीम एक बार फिर अपने जो एजाज़ उसका कामयाबी से दिफा करते हुए ट्रॉफी अपने नाम बिल्कुल बिल्कुल। यूसुफ अंजुम साहब बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। इस वक्त प्रैक्टिस सेशन कहाँ पर है वो बताया, और रेडी और नॉट इस वक्त तो सैफ अफ्रीकी सीरीज़ भी मौजूद है सर पर और चैंपियंस ट्रॉफी भी मौजूद है। ओपनिंग जोड़ी क्या होगी वो भी देखेंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी तैयारी मुकम्मल है और हम पूरी तैयारी के साथ भरपूर तरीके से मैदान में परफॉर्म भी कर लें थोड़ा सा। इसी के साथ ही हमें एक्सप्रेसो से दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।